एन रामन नायर के उपन्यास सागर की गलियां के 7वें अध्याय में करुप्पन बर्फ के कारखाने के यंत्र लगाता है और उसके लिए 2 मंजिला मकान कारखाने के लिए वह तैयार करता है। एक फिशरमैन रूल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना होती है, मत्स्य निर्यात संगठन खुलता है और मत्स्य संरक्षण प्लांट खोला जाता है और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे जो अनपढ़ मछुआरे थे वह बैंकिंग सिस्टम में आकर इससे परिचित होते हैं। करुप्पन द्वारा शुरू किए गए कारखाने में मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछली को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था और बहुत जल्दबाजी में कम दाम पर औने पौने दामों पर मछली बेचने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं महसूस होती थी और इससे मछुआरों को उनकी मछली का सही दाम मिलता था और इसके साथ ही उनको अपने परिवार के लिए और अधिक समय मिल पाता था। कहने का आशय इतना है कि कारखाना खुलने के बाद मछुआरों के जीवन में सहजता आ जाती है और वे सहजता पूर्वक अपना समय परिवार को और अन्य कामों के लिए दे सकते थे। पहले मछुआरे सुबह मछली पकड़ने के लिए जाते थे मत्स्य बंधन के लिए और उसके बाद वहाँ से आने के बाद वह अपनी चालाओं में आराम करने चले जाते थे और उनका परिवार दिन भर मछली बेचता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन कारखाना खुलने के बाद जो परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि मछुआरे सुबह मछली पकड़ने जाते हैं और मछली पकड़ के ले आके कारखाने में रख देते हैं। उसके बाद का पूरा जो उत्तरदायित्व है वह कारखाने का होता है। कारखाना दूर दूर तक मछली का निर्यात करता है, मछलियों को भेजता है, तो इसके बदले उन्हें कम मेहनत में आप कह सकते हैं कि आसानी से मछली का बेहतर दाम मिल जाता था। लेकिन इसी के दौरान जो वहाँ का मुस्लिम समाज है वह करुप्पन और मछुआरा समाज से नाराज होता है क्योंकि उनको पहले अपने होटलों के लिए, परिवार के लिए सस्ते दामों में मछली मिल जाती थी, लेकिन मछली का निर्यात होने की वजह से उन्हें अब बहुत महंगे दाम पर मछली मिलती है। इसके साथ ही झींगा जो विशेष रूप से वह खाद्य सामग्री के रूप में प्रयोग करते तो वह उनको देखने तक नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगे दामों पर मिलता है। इससे जो वहाँ के का मुस्लिम समुदाय उनको लगता है कि कारखाना खुलने के बाद उनकी आजीविका पे संकट आ गया है और वह करुप्पन और जो वहाँ का मछुआरा समुदाय है उससे बहुत खिन्न होते, नाराज होते हैं और यह नाराज़गी यहाँ तक बढ़ती है कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच दंगे की आशंका आ जाती है। लेकिन करुप्पन मुस्लिमों से मिलता है और अपने भाई होने का एहसास दिलाता है। इसके साथ ही वहाँ का दरोगा जो होता है वह उसकी सूझबूझ से जो एक दंगा होने वाला होता है वह टल जाता है और इस घटना के द्वारा जो करुप्पन है जिसको लेखक ने कथा नायक के रूप में प्रस्तुत किया है उसके कह सकते हैं ख्याति और अधिक बढ़ जाती है और लेखक करुप्पन के माध्यम से एक आदर्श की स्थापना करता है। एक सामाजिक एकता कायम हो सके हमारे देश में, हमारे समाज में, इसकी और अपने विचार व्यक्त करता है इस घटना के माध्यम से। जो एन रामन नायर जी हैं उपन्यासकार, वह हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सूझबूझ है, जो भाईचारे का है, उसकी स्थापना का प्रयत्न भी इस उपन्यास के माध्यम से करते हैं। इसके साथ ही इस अध्याय में धर्म परिवर्तन को लेकर बात की गई है कि किन रूपों में किस तरीके से धर्म परिवर्तन होते रहे हैं और
मछुआरों पर कितना दबाव बनाया गया है धर्म परिवर्तन को लेकर के। तो मछुआरे जो हैं वह हिंदू धर्म को भी मानते हैं और ईसाई धर्म को भी मानते हैं। और चातु के माध्यम से जो हिंदुओं का इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई इस अध्याय में। और इसके साथ ही लक्ष्मी के माध्यम से जो स्त्री जीवन में की चुनौतियाँ हैं और वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो धार्मिक मुद्दा आता है वह जो धार्मिक चर्चा होती है चातु लक्ष्मी के बीच में, उसका मूल कारण क्या है कि लक्ष्मी को चातु अलग अलग लोगों के साथ रहने के लिए कहता है और लक्ष्मी जो मछुआ समुदाय है वहाँ से आती है और उसका दिल गवाही नहीं देता है। जब वह प्रतिरोध करती है तो चातु कहता है कि हम पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाए गए हैं, कभी धर्म परिवर्तन को लेकर के, कभी हमें पिछड़ा हुआ नीच कह करके, तो इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन चातु जो है वह लक्ष्मी को राजी कर लेता है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि लक्ष्मी के पास कोई और सहारा ना होने की वजह से वह चातु के कहने के अनुसार जो भी चातु से आदेश देता है वह उसे सहजता से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और चातु के व्यापार में जो काम है उसके लिए वह अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है। और इस अध्याय में, इस भाग में जो 7वां भाग है, यहाँ पर आपको अवैध व्यापार, सोने की तस्करी और आदि का भी जिक्र इस अध्याय में मिलेगा। इसके साथ ही उपन्यास का जो 8वां भाग है, उपन्यास के 8वें भाग में करुप्पन और चातु के चरित्र की तुलना आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसमें एक में करुप्पन को सोना और चातु को चांदी कहा गया है और प्रगतिशील समाज की परिकल्पना की गई है। जो आपका 8वां अध्याय है, मछली पकड़ने की नई तकनीक आने से जो मछुआरों के जीवन में सहजता है उसका वर्णन इस अध्याय में है और स्त्री जीवन की जो असमर्थता है उसके बारे में भी इस अध्याय में लेखक ने बताने का प्रयास किया है। जो इस अध्याय का प्रारंभ है वहाँ पे वो तुरंत सारे देश में आकर्षण का केंद्र बन जाता है। चातु सागर की गलियां नाम का एक होटल खोलता है। यह होटल 2 एकड़ जमीन के मध्य सागर की रानी की तरह सिर ऊंचा करके खड़ा होता है। यह होटल 5 मंजिला होता है जिसमें 200 कमरे थे और 50 कमरे वातानुकूलित थे। 5 कमरे चातु ने BAP सूट के रखे थे, जहाँ पे जो VVIP जिनको हम कहते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उस तरीके के लोग यहाँ पे रखा जाते थे। और जो होटल की पेंटिंग थी वह वहाँ जो सागर, जो समुद्र है, समुद्र तटीय इलाका, उसको ध्यान में रहकर बेहतरीन तरीके से की गई थी, जिससे देश विदेश के लोग वहाँ पे आकर्षित हों। और यही कारण है कि जो चातु है उसका होटल और तुरंत सारे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अनिल और सुनील जो 2 नामी गुंडे होते हैं उनको चातु अपने होटल में नौकरी देता है और लक्ष्मी की देखरेख में कई युवतियाँ सेवा के लिए लगा दी जाती हैं। इसमें लेखक ने यह भी बताया है कि लक्ष्मी जो चातु की सहयोगिनी बनती है उसे चातु आप एक तरीके से कहते मालकिन का दर्जा देता है। वह जो भी कहती है होटल में वही होता है, जो डिशेस बोलती, जो खाने के लिए बोलती है, वह बिना लक्ष्मी के उस होटल में कोई भी घटना घटित नहीं होती है। ये जिक्र आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही करुप्पन और चातु के चरित्र की तुलना की है लेखक ने, जिसमें करुप्पन जो होता है, दोनों पात्र तुर्त को आगे ले जाते हैं, लेकिन करुप्पन समस्त मछुआरों को साथ लेकर चलता है और चातु केवल अपनी उन्नति देखता है।
करुप्पन ईमानदारी के साथ अपनी आजीविका चलाता है और समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास करता है। वहीं चातु जितने भी गलत रास्ते हैं, अवैध धंधे, काला बाजार, उनके माध्यम से उन्नत करता हुआ दिखाई देता है। और इस अध्याय में करुप्पन के माध्यम से लेखक ने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है, जिसमें मछली पकड़ने वाले नई तकनीक के ज्ञाता होते हैं और 8 महीने में वे इतना कमा लेते हैं कि चौमासे की समस्या दूर हो जाती है और बारिश के महीने में उन्हें भूखा नहीं मरना पड़ता। यहाँ तक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी साल सूखा पड़ जाए तो उनके पास इतना धन है कि वह आसानी से अपनी आजीविका चला सकते हैं। उन्हें किसी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी के ऊपर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मछुआरा समुदाय है वो नई तकनीक से लैस है। बैंकिंग प्रणाली की इसको जानकारी हो गई है और तुर्त में एक कारखाना खुल गया है जहाँ पे लंबे समय तक मछली सुरक्षित रह सकती है और अपने परिवार को एक समय दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस भाग में देखने के लिए मिलेंगी। और इसके बाद चातु का जिक्र आया है कि वह अपने एजेंट सलीम के माध्यम से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है और चातु के कारोबार का भी इस अध्याय में विस्तार से चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। एक जो कथानक में मोड़ आता है कि चातु की बहन मीना सुनील की ओर आकर्षित होती है, सुनील से प्रेम करने लगती है और जब यह पता चातु को लगता है तो वह सुनील की हत्या करवा देता है, क्योंकि चातु चाहता था कि उसकी बहन मीना का विवाह मुख्यमंत्री के बेटे के साथ हो, क्योंकि वह अपने व्यापार में बड़े लोगों का जो ओहदे पर बैठे लोग हैं उनकी मदद चाहता था। आप एक करके पूर्णतः व्यवहारिक रूप में वो मीना का विवाह करना चाहता था और मीना जो भावावेश में जो निर्णय लेना चाह रही थी, चातु उसके खिलाफ था और वह सुनील की गोली मारकर हत्या कर देता है। जो चातु और सुनील को एक साथ में देखता है तो जब सुनील और मीना को एक साथ में देखता है तो हत्या कर देता है उसकी। इसके साथ ही इसमें सरसू और मीना के वार्तालाप का जिक्र किया गया है, जिसमें सरसू मीना को मुख्यमंत्री के बेटे से विवाह करने के लिए कहती है और यह कहती है कि जो उसका भाई है वह यह चाहता है कि मीना किसी कमज़ोर हाथ में ना पड़े और चातु अपने पिता वेल को मीना के विवाह के लिए राजी कर लेता है और वेल उससे कहते हैं कि जो मछुआरा समुदाय है, मछुआरा संस्कृति है, सबको साथ में लेते हुए हमारे रीति रिवाज सभी को लेकर के ही मीना का विवाह होना चाहिए। चातु उस पर सहमति दर्ज करता है और इस तरीके से जो है बेल वल्ली मीना के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में जो मुख्यमंत्री है उनकी जाति का, उनका बिरादरी, मुख्यमंत्री का जो बेटा है उनकी जाति का, उनकी बिरादरी का ना होने की वजह से वह बल्ली और वेलू उसका प्रतिरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि जो मीना है उसका विवाह मछुआरा समुदाय में ही हो, लेकिन चातु इसके लिए मना लेता है और वेलू इस शर्त पर हामी भरते हैं, तैयार होते हैं कि जो मछुआरा संस्कृति है, जो उसके रीति रिवाज हैं, उनका अनदेखा ना किया जाए, उनके अनुसार ही मीना का विवाह हो। इसके साथ ही 9वें भाग में विवाह की रस्म का चित्रण किया गया है व्यापक तरीके से, मतलब मछुआरा समुदाय में किस किस तरीके के आभूषणों का प्रयोग किया जाता है और आज की जो राजनीति है उसका चित्र भी आपको 9वें भाग में देखने के लिए मिलेगा। जो चातु का काला व्यापार है और मछुआरों के बीच जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है उसका जिक्र भी आपको 9वें अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। सागर की गलियां कार्यकारिणी की समिति बुलाई जाती है और इसमें 80
बड़े छोटे शहरों के प्रतिनिधि आते हैं भाग लेने के लिए। और इसमें जो चातु है वह अपनी कालाबाजारी की रूपरेखा तैयार करता है और वह यह योजना बनाता है कि देश विदेश में किस रूप में उसके व्यापार को, जो उसका अवैध व्यापार है, उसको बढ़ाया जाए। और गांजा है, चरस है, शराब है, सोना है, देह व्यापार, और आप ये कह दीजिए कि काली मिर्च, आज सभी में वह अपनी, आज सभी में मुनाफा कमाने की, आज सभी का व्यापार करने की वह अपनी योजना समिति के सामने रखता है। और इस समिति में बड़े बड़े व्यापारी, पुलिस अधिकारी, नेता, मंत्री आदि शामिल होते हैं। और सभी जो है चातु का सहयोग करने के लिए हामी भरते हैं। इसी के साथ ही इस भाग में मीना के विवाह का जिक्र किया गया है। जो चातु अपनी बहन मीना का विवाह बड़ी शान शौकत से करता है। और विवाह के दौरान जो रीति रिवाज हैं, जो खान पान है, मेहमान नवाजी है, वह सभी के आकर्षण और चर्चा का केंद्र बनती है। और जो मछुआरा समुदाय है उनको भी चातु पहली बार सागर की गलियां होटल में आमंत्रित करता है, क्योंकि वह अपने पिता वेल को दिए गए वचन से बंधा होता है कि जो मछुआरा समुदाय है उससे वह अलग होकर के मीना का विवाह नहीं करना चाहता। तो उनको भी आमंत्रित करता है। और पहली बार जो मछुआ समुदाय है वह सागर की गलियां होटल में आता है और चातु की शान शौकत देख करके वह अचंभित होता है। इसी दौरान कुछ लोग चातु और करुप्पन के जो चरित्र है उसकी तुलना करते हुए दिखाई देते हैं। और विवाह के दौरान जो लोग हैं वह आपस में बातचीत करते हैं कि मीना के विवाह में कौन कौन सी रस्म है जो मछुआरों की निभाई गई है और किन किन रस्मों को अनदेखा किया गया है। विवाह के दौरान प्रयोग में होने वाले आभूषणों का वर्णन आपको इस अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। और चातु ने जो है काली माँ के मंदिर का जो निर्माण कराया था, वहीं से जो है मीना के विवाह की रस्म की शुरुआत होती है। मछुआरा की रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उस संदर्भ में आपको इस अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। और परिचर्चा के दौरान यह भी पता लगता है कि केरल में पहले मातृसत्तात्मक समाज था और धीरे धीरे उत्तर भारतीयों की देखा देखी यहाँ का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित होता चला गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में आज की जो राजनीति है उसकी जीवन छवि आपको देखने के लिए मिलेगी। हम व्यवहारिक कैसे हो सके हैं, भावनाओं को कदरकिनार करते हुए आप ये कह सकते हैं कि जो आज रिश्ते हैं, जो शादी है, विवाह है, सब एक तरीके से व्यापारिक समझौता है और चातु उसका भरपूर उपयोग करता है। आज के नेता देश सेवा के लिए चुनाव ना लड़ करके अपना हिस्सा साधने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी इस भाग में आपको देखने के लिए मिलेगा। और विवाह के दौरान जो गाए जाने वाले केरल के लोकगीत हैं उन पर भी लेखक ने एक प्रकाश डाला है, उनका भी परिचय हमें करवाया है केरल की लोक संस्कृति को लेकर के। इसके साथ ही एक जो जिक्र आया है कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले नाविक हैं उनके रोजगार पर किस तरीके से संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि सड़क मार्ग का व्यापक विकास हुआ है और पहले जो नाव से व्यापार होता था, नाव के माध्यम से आवागमन होता था, अब वह सड़क मार्ग से होने लगा है। इसका मूल कारण है कि नाव के रास्ते जब व्यापार होता था तो बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर रहता था। अगर हवा अनुकूल है तो जो हम 15 दिन में यात्रा कर सकते हैं,
प्रतिकूल होने पर उसी यात्रा में 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन का समय लग जाता है। और समय ज़्यादा लगने के बाद एक तो जो सामग्री है वह समय पर नहीं पहुंच पाती है, व्यापारिक सामग्री समय पर नहीं पहुंच पाती है, और दूसरा उसका खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो नाविक हैं उनके खाने के लिए, रहने के लिए खर्च देना पड़ता है। तो यही कारण है कि अब जो है, जो नाव का रास्ता है उसको छोड़ करके जो सड़क परिवहन मार्ग है उसके माध्यम से व्यापार को तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो नाविक हैं उनका रोजगार दिनों दिन छिनता चला जा रहा है। तो 9वें अध्याय में आपको ये सारी घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी।